चलिए, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। लास्ट क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, आज अगली क्लास देखते हैं। आज हम लोग जो दो बातें जानने वाले वो एक तो है वैश्विक तापन और दूसरा है मानवाधिकार को लेकर के कुछ बातें। देखिए, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये पेपर में बड़ा नुकसान करते हैं। इनसे अगर सवाल छूट जाए तो सच में बड़ा दिल में बड़ा दर्द होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिम्मत के साथ डट रहे होंगे। जितना प्रयास तक्षशिला की तरफ से हो रहा है उतना ही प्रयास आप भी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, शायद वो आपसे चूक ना जाए, इसलिए उसे बेल आइकन को भी दबा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले वैश्विक तापमान। देखिए, वीडियो बीपीडीओ री एग्ज़ाम को लेकर के ही बात कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पहलू इस चीज़ का यही है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के लगातार बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये विश्व जो है, ये सृष्टि जो है, ये ब्रह्मांड जो है, या हमारी पृथ्वी जो है वो लगातार बढ़ती जा रहा है, उसका तापमान बढ़ता जा रहा है। या मैं ये कह सकता हूँ ग्रीन गैस या हरित प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके घनीकरण के कारण ये वैश्विक तापन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक, तो या हम लोग वैश्विक तापन एक तरीके से दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस या हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। ग्रीन हाउस या हरित ग्रह प्रभाव, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके लगातार बढ़ने की वजह से, उनका घनत्व बढ़ने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सामने आती है। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस में आती हैं। तो सबसे पहले CO2, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। N2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना ये चारों क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इनके प्रभावित करने के हिसाब से अगर मैं देखूं, प्रभावित करने के अनुसार इनका जो कर्म है वो ये है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वातावरण को प्रभावित करती है वो CO2 है, उसके बाद CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे लास्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है या सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सवाल आपने कई बार पेपर में देखा होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। बात क्लियर है? देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बहुत सारे कारण हैं। लगातार औद्योगिकरण का बढ़ना, परिवहन का बढ़ना, ठीक है, ये पेड़ों का कटाव होना, ये सब क्या है, ये लगातार CO2 को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बढ़ा रहा है। उद्योग एक बड़ा कारण है जो CO2 को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे परिवहन है, वाहन है, उनसे निकलती है, उनसे जो हमारा ईंधन होता है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता, उससे बहुत नुकसान हमें हो रहा है। ठीक, इसके अलावा देखिए कृषि वेस्ट भी होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक सवाल यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है मेरे बच्चों कि जो धान के खेत होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब धान के खेत में जब धान मुंजी पुराली जिसे हम बोलते हैं उसे जलाते हैं तो दिल्ली में कोहरा सा छा जाता है, तो उससे जो गैस निकलती है वो भी क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी कि धान के खेत से उत्सर्जित गैस कौन सी है, धान के खेत से उत्सर्जित गैस वो है आपकी CH4 यानी कि मीथेन उससे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि CO2 इम्पोर्टेंट नहीं है, CO2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना CO2 के इस पृथ्वी पर संकल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो, खासकर अगर CO2 ना हो, तो यहाँ भू सतह का जो प्रभाव होगा या भू सतह का जो तापमान होगा वो कितना होगा बच्चे, भू सतह का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और वो लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक
पहुंचेगा। तो यहाँ सर्वाइव करना सभी के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है, एक आपने कार्बन निषेचन का नाम सुना होगा। कार्बन निषेचन प्रक्रिया क्या है? एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही लाभ पहुँचाएगी किसे? पादपों को, यानी पेड़ पौधे को उतना ही लाभ होगा। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों का भोजन क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ अवश्य लगाइए। और देखिए, आज शायद किसी का बर्थडे था कल, ठीक है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर आपका बर्थडे था, कल किसी का था, शायद हो सकता है आज भी किसी का हो, तो वो क्या करे कि वो कम से कम वृक्षारोपण करे। कि अपने बर्थडे पे या किसी को भी गिफ्ट देने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप क्या करें, एक छोटा सा पेड़ दे दें उसे, जिससे वो क्या करेगा? वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा और हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो हम ये पहल कर सकते हैं, छोटी छोटी पहल ही परिवर्तन करती है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, वायुमंडल में संतुलन बनाने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भी बताओ, वायुमंडल में संतुलित या संतुलन बनाने हेतु CO2 की कितनी मात्रा चाहिए बेटा? 0.03%। ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना। दोबारा बताता हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव एक तरीके से क्या है कि जो गैसेज है इनका लगातार बढ़ना, इनके घनीकरण होना, वो क्या है? वो ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान का जिम्मेदार होता है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो गैस यहाँ पे है वो कौन सी है? वो CO2 है। ठीक है, धातु के खेत से उत्सर्जित गैस मीथेन है, CH4 है। और अगर CO2 ना हो तो भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ध्यान रखना, कार्बन निषेचन CO2 बढ़ता है तो पादप अच्छे होते हैं, और संतुलन बनाने के लिए CO2 होता है। देखिए, CO2 बढ़ने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, या मैं ये कह सकता हूँ वैश्विक तापमान बढ़ने के बहुत सारे क्या होते हैं? नुकसान होते हैं। जिसमें एक दो नुकसान की अगर मैं बात करूँ, देखो होगा क्या कि अगर CO2 या ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो हमारे ग्लेशियर हैं, ठीक है, जो हमारे हिमनद हैं, वो क्या होंगे? वो पिघलना शुरू कर देंगे। और जब वो पिघलेंगे, इनके पिघलने से क्या होगा कि समुद्र का या जहाँ जिन सोर्सों से वो बहेंगे उसका जल स्तर क्या होगा? वो ऊपर होगा। और उसके जल स्तर बढ़ने से क्या होगा कि बड़ी समस्या सामने आ जाएंगी। घर क्षेत्र डूबने लग जाएंगे। जो आप देखते हुए कि बहुत सारे शहर पानी के जलमग्न होने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2050 तक बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे, भारतीय क्षेत्र भी बताए जाने के, जिनमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलेंगी, चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, या सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रभावित होगा, वो आर्कटिक ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, क्या होगा? आर्कटिक ग्रीनलैंड। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आर्कटिक ग्रीनलैंड ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की कगार पर होगा। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इससे आगे समझने की। यहाँ पर देखो, अब इसमें कुछ 3-4 कुछ बातें जो मुझे ऐड करनी है। पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए कभी कभी क्या करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनाता है एग्जामिनर। जैसे मैं आपसे कहूँ क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहली बात, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? ये 1997 में हुआ। लागू ये हुआ 2005 से। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। महत्वपूर्ण चीज़ है, बता, पेपर में सीधा पूछेगा किससे संबंधित है, तो आप सीधा बताएंगे ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात हो गई क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें अगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो मैं एक दो चीज़ें अगर इसमें देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। चलिए देखिए, अच्छा 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट इसी के देन है, कार्बन क्रेडिट। अभी कार्बन क्रेडिट क्या है, थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो देखो, ढंग से देखना। क्या करा गया है कि जैसे यूएनओ ने क्या किया है कि एक इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि जैसे जो देश ज़्यादा बड़ा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हर देश के लिए एक कार्बन उत्सर्जन की लिमिट रखी गई है। ठीक है, या इसे आसान भाषा में समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये तय हुआ है कि एक शादी है और शादी में प्रत्येक को 2 रसगुल्ले मिलेंगे। ठीक है, 2 क्या मिलेंगे? रसगुल्ले मिलेंगे। आपको भी मिलेंगे। पहले क्या करिए कि सिलेक्शन लीजिए,
फिर आप लोग भी रसगुल्ले खाना और हो सके तो हमें भी खिला देना भैया। मान लीजिए 2-2 रसगुल्ले मिलेंगे, एक को मिले, इसको भी मिले। अब क्या हुआ कि इसने एक ही खाया, इसका मन नहीं है दूसरा खाने का, या इसने 2 खा लिए अपने और इसका मन है कि ये तीसरा खाए, तो यहाँ ये व्यवस्था करी गई है कि ये चाहे अपना एक रसगुल्ला इसे दे सकता है, बदले में वो कुछ भी बेनिफिट ले सकता है, पैसे ले सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो कार्बन क्रेडिट यही है, यानी कि सबसे कम उत्सर्जन कार्बन का कौन करता है? वो भूटान करता है। और सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है? वो चाइना करता है। तो यदि अगर भूटान कम उत्सर्जन करने के बाद अपनी उत्सर्जन लिमिट, या मैं कहूँ कि भूटान को अगर 100 यूनिट दिए गए थे कार्बन को उत्सर्जित करने के, और वो भूटान केवल 40 यूनिट ही उत्सर्जित करता है, तो भूटान के पास रिमेनिंग कितने हैं? 60 यूनिट। तो वो अपनी 60 यूनिट किसी अन्य देश को बेच सकता है, उसके बदले में वो उससे पैसे ले सकता है, उसके बदले में उससे कोई और उत्पाद ले सकता है, कोई वस्तु ले सकता है, कोई टेक्नोलॉजी ले सकता है, जो भी डील हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आपका कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट बोलते हैं। ये किसकी देन है? ये क्योटो प्रोटोकॉल की देन है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का एक बंडल। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ 1-2 बात। देखिए, वीडियो अगर समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो यार लाइक ज़रूर कर दो भाई, बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ 2-3 बातें हम लोग जो देख सकते हैं। पहली चीज़, हरित जलवायु कोष बना 2010 में। हरित जलवायु कोष ये कब बना? ये 2010 में बना। ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन को हम कानकून सम्मेलन बोलते हैं, वहाँ, ठीक है, कानकून सम्मेलन, वहाँ पे उसकी देन है, ये कानकून सम्मेलन की देन है। एक तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हैं एक यहीं पे आपका पेरिस सम्मेलन या पेरिस समझौता, जो लेटेस्ट ही है, 2015 में हुआ था, लागू हुआ था 2016 से, 4 नवंबर 2016 से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसे लगातार इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए बात हुई थी इसके अंदर, तो आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ तय हुई थी जो मैं आपको बताऊँ इस वाले पेरिस समझौते के अंदर, कि ये तय करा गया था कि यूएनओ ने एक फ़ैसला लिया था, सब देशों ने मिलकर के एक फ़ैसला लिया था कि क्या करेंगे कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को लिमिट करेंगे, यानी कि या तो उसे 1.5% तक रखेंगे या मैक्सिमम 2% तक लेके जाएंगे, जब से औद्योगिकरण यहाँ पे हुआ। यानी कि औद्योगिकरण से पूर्व से या तो 1.5% टाइम तक बढ़े या केवल 2% तक ही बढ़े, कि इसको इतने बीच में लिमिट करना है। ये किसका था निर्णय? ये पेरिस समझौते का निर्णय था। दूसरी बात ध्यान रखना, किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगली बात, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील 1992, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें? आपके वैश्विक तापन के अंदर। इससे ज़्यादा कुछ और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानवाधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। ये वीडियो यहीं पे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी, मानवाधिकार वगैरह में। देखो, मानवाधिकार की घोषणा कुछ इस तरीके से आपका टॉपिक है ये, मानवाधिकार, या इसे कहते हैं मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। हाँ, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, ये इसी का टॉपिक है, ठीक है बेटा। देखो बात को समझना। अब देखिए क्या है, सबसे पहले मानवाधिकार क्या है। अगर आप देखोगे कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं बनी, यूएनओ बनी और बहुत सारी संस्थाएं आए, यानी कि सबके अंदर एक तरीके से 2-3 बातों को लेकर के बड़ा उधड़-बुन चला हुआ था, जैसे कि स्वतंत्रता, शांति, न्याय, इस तरीके की व्यवस्थाओं की बातें हो रही थी। तो इसी बीच में ये भी सामने आ रहा था कि जो हम एक ऐसे समाज की, एक ऐसे विश्व की संकल्पना कर रहे हैं कि जहाँ सब शांति से, स्वतंत्रता से रहें, सबको न्याय मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मानव यहाँ रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, उनके अधिकारों की चर्चा का होना। तो ज़रूरी था उनके अधिकारों की चर्चा होना। इसी के चलते हुए पेरिस सम्मेलन करा गया। एक पेरिस सम्मेलन होता है,
ये दूसरा पेरिस सम्मेलन का भी ऊपर वाला समझ लो अभी जो हुआ था, ये हुआ 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन हुआ। बेसिकली 3 मुद्दे यहाँ थे, एक न्याय का मुद्दा था, एक स्वतंत्रता का मुद्दा था और एक मुद्दा था शांति का मुद्दा। इन तीनों मुद्दों को लेते हुए, ध्यान रखते हुए एक पेरिस सम्मेलन हुआ और इस पेरिस सम्मेलन में पहली बार मानवाधिकारों को स्वीकारा गया। मानवाधिकारों को स्वीकारा गया। बात क्लियर है? इसी के चलते हुए क्या करा गया? मानवाधिकारों को स्वीकारा गया। हालांकि बाद में अगर मैं आपसे कहूं तो यही 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता था। मानवाधिकार दिवस के रूप में, और ये 10 दिसंबर माना जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई है? 1993 से। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1993 से हुई है। मानवाधिकार को स्वीकारा गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ इसके अंदर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मन लगा के मेहनत करिए मेरे दोस्तों। देखो, अगर किसी लक्ष्य को पाना है और अगर हमें अपनी ज़िंदगी में जो हम सोच रहे हैं उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो बच्चे मेहनत जो है ना वो एकदम, जिसे कहते हैं ना कि कड़ी चोटी का जोर लगाना, तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा बच्चों मेरे, मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखिए, कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी अगर वास्तव में आप कर्मयोगी हैं तो। मैं कर्म को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि अगर हम अपने कर्म को बेहतर तरीके से कर लें तो परिणाम को ध्यान में रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलो मन लगा के पढ़िए और दबा के मेहनत करते हैं। ठीक, देखिए ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। पेरिस सम्मेलन हुआ 10 दिसंबर 1948 को और इसी 10 दिसंबर को हमने मानवाधिकार दिवस घोषित करा और ये 1993 से मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने भारत के अंदर देखा होगा, भारत के अंदर भी मूल अधिकारों की बात होती है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, वो किस भाग में है संविधान की, कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बात क्लियर हुई? तो देखिए, उसी तरीके से यहाँ भी अधिकारों की बात हुई और उन्हीं अधिकारों में कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं, उन्हें जरूर बताना। तो इसमें मानवाधिकारों को लेकर के यूएन ने क्या किया है, कुल जो अनुच्छेद रखे हैं, यानी जिसके अंदर उसके अनुच्छेदों के विषय में जानकारी है, वो कितने हैं? 30। वो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उन्हें जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है वो 30 आपके क्या है? अनुच्छेद। ठीक, तो यूएन द्वारा एक विश्व मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था। विश्व मानवाधिकार वर्ष किसे घोषित किया गया था? वो 1998 को करा गया था। ये जरूर ध्यान रखना, हो सकता है यही आपसे पूछ ले कि यूएनओ द्वारा विश्व मानवाधिकार वर्ष किसे घोषित किया गया था? 1998। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2023 यूएनओ ने कौन सा वर्ष घोषित कर रखा है? ईमानदारी से जवाब देना। दोबारा सुनिए कि 2023 यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है यूएनओ द्वारा, जरूर बताना मुझे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। इसी में देखो आगे हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय यानी कि भारत को लेकर के बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये कमीशन बना था, एक संरक्षण अधिनियम बना था 1993 में, उसके अंतर्गत ये बनाया गया था। ठीक है, तो एक बना था आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसी के तहत ये बनाया गया। इम्पोर्टेंट बात जिसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में, NHRC के रूप में। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य 5 होते हैं। 5 में से जो एक सदस्य जो इसका प्रमुख होता है, इसका अध्यक्ष होता है, वो हमेशा एक रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जिनका कार्यकाल कितना होता है बच्चे? 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि या तो वो 70 वर्ष के पहले हो जाएं तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या 5 वर्ष का कार्यकाल कर ले तो निवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ 4 पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और वो 4 पदेन सदस्य कौन कौन है मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो।
एक आपने सुना होगा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, यानी कि NMC, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल SC कमीशन, नेशनल ST कमीशन और नेशनल वुमेन कमीशन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, नेशनल SC अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला जो है वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ये चारों अध्यक्ष क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के। ध्यान रख सकते हैं, इसका प्रमुख या इसका मुखिया, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते। ठीक, आई थिंक बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ये मानवाधिकार है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, महत्वपूर्ण बातें सब बता दी। आप बस इसे जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसे तैयार करते जाइए, मेहनत करते जाइए, फिर देखते हैं कि क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन होता और क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ पाते। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तक्षशिला UK को देखते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।